हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एनर्जी वेब टोकन का, जिसका सिंबल है EWT। ये टोकन किस तरह का है, इसके यूज कैसे किस तरह से डिजाइन किए गए, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, किस तरह की इसकी टोकोनॉमिक्स है, इन सारी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोनों चैनल्स को ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। अभी करंट में देखो $3.5 पर करंट में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 30 मिलियन की दिखा रहा है, लेकिन विच इज नॉट ट्रू। अगर इसके टोकनोमिक्स पार्ट भी देखेंगे तो इतनी सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आप कॉइन गेको पे जाके देखोगे तो वहां पर सप्लाई ज्यादा दिखा रहा है, तो हम वो वाली ट्रू मान के चलेंगे। दैट इज रफली 45 मिलियन अभी करंट में सर्कुलेशन में इस पे दिखा रहा है, 45.146। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दैट एज ट्रू, नॉट दिस वन ना। अगर यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट कैप अपडेटेड नहीं दिखाएगा। और इसी की वजह से कई बार होता है ग्लिच जब आ जाती है, जब सप्लाई ज्यादा दिखाने लगे और मतलब इस तरह की जब ग्लिच आती है, तो कई बार होता है कि ऐसे ऐसे कॉइन जिनका आपने कभी नाम नहीं सुना होता कुछ देर के लिए टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में दिखाने लगता है। रिसेंटली कोकोआ के साथ ऐसा हुआ है। मैक्सिमम सप्लाई की अगर बात करें तो 100 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, आउट ऑफ विच द टोटल सप्लाई 48.63 मिलियन ना। अगर आप इसको बाई करना चाहते हो सेवरल मार्केट प्लेसेस आपको मिल जाएगा। वैसे इसकी खुद की चेन है और इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी तो प्रोवाइड नहीं किया है, बट आप चाहो तो इसे क्यू कॉइन से बाई कर सकते हो, क्रैकन से बाई कर सकते हो एंड get.io एंड बिटमार्ट से भी इसे इजीली बाई कर सकते हो। डेक्स पर अवेलेबल होगा नहीं क्योंकि इन्होंने किसी भी उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल नहीं कराया। येट इन्होंने इथेरियम की चेन पे क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन इन्होंने वो रिवर्ट करने का फैसला ले लिया है। इस वजह से वहां से बाई करना कॉस्टली भी पड़ेगा और सही भी नहीं रहेगा, तो वहां से बाई करने का आपको मैं सलाह नहीं दूंगा। अगर इनका व्हाइट पेपर चेक करोगे तो व्हाइट पेपर में आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये कितना फंडामेंटली डीप मतलब प्रोजेक्ट है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि रियल प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन का यूज करके एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ये उस तरह का प्रोजेक्ट है। लेकिन ज्यादातर हमने ऐसे देखा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक यूज केस होते हैं उनके बहुत स्लो ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो मतलब ग्रोथ में बहुत ज्यादा मतलब एफर्ट लगता है और बहुत ज्यादा लंबा उनका रोड मैप होता है, धीरे धीरे करके वो पार्टली मैनर में अचीव करते हैं। तो ये उसी तरह का एक प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो दुनिया भर के जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उसका यूज हो रहा है ऑलरेडी, उसको पूरी तरह से मैनेज करना इन अ वे कि ताकि उससे सबसे मिनिमम लोएस्ट जो कार्बन एमिशन हो वो हो। अब आपके माइंड में आएगा कि एनर्जी जब जनरेट होती है से वहां से लेके और जब तक यूज होती है तब तक क्या मतलब फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से कार्बन इमिशन होता है। देयर सो मेनी फैक्टर जिसकी वजह से कार्बन इमिशन होता है। नॉट ओनली कार्बन इमिशन, इवन हीट इमिशन भी होता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाई डे। जैसे हम देख रहे हैं ऑलरेडी कितने अरबों की संख्या में ऑलरेडी अवेलेबल है अर्थ पे, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली एनर्जी रिक्वायरमेंट, इवन द फूड रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग, उसको फुलफिल कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। एंड डे बाय डे जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, एंड इवन रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है सप्लाई में। वो फूड वाला फैक्टर एक दूसरा फैक्टर, उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है उस फैक्ट पर थोड़ा सा लाइट नोट पर हम उसको जरूर देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है, इसको बोला जाता है Q=I²R। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि जब भी आप मतलब कहीं से एनर्जी ट्रांसफर करोगे, विच इज कहीं पे करंट ट्रांसफर हुआ किसी वायर से, जितना वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उतना ही ज्यादा उससे हीट जनरेट होगी। इसी वजह से काफी ज्यादा हीट डिसिपेट होती है एनवायरमेंट में। आप ऐसा समझ लो, अगर आपको आसान उदाहरण चाहिए, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, जब भी आप किसी बड़ी ग्रेड के नीचे से निकलते हो तो आपको चिट की आवाज आती है, उसमें रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसकी वजह से उसमें इतना ज्यादा करंट मतलब फ्लो होता है कि उसमें इवन साउंड प्रोड्यूस होने लगता है एंड उसके आसपास काफी ज्यादा हीट डिसिपेट होती है, जो ओपनली इन्वायरमेंट में डिसिपेट हो जाती है। यानी एनर्जी को जनरेट करने से लेके इवन कंज्यूम होने तक बहुत ज्यादा अमाउंट में मतलब हीट डिसिपेट होती है। अवर डिवाइस इज ऑल्सो इमिटिंग अ लॉट ऑफ मतलब कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा हीट इमिट करती है। एंड सिर्फ डिवाइसेज ही नहीं, इवन जहां से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होने के भी कई सारे तरीके हैं। रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, तो उनमें अलग अलग तरह के उनसे भी डायरेक्ट कार्बन एमिशन होता है। आप ऐसा समझ लो, एनर्जी जो जनरेशन और इसका कंज्यूम होना दो बड़ी समस्याओं के लिए कंट्रीब्यूशन देता है। दैट इज
कार्बन डिसिपेट होना इन्वायरमेंट में, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए, अगर एशिया में आप देखोगे सबसे ज्यादा कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और उसमें ज्यादातर जो रिलाई करती है चीप एनर्जी रिसोर्सेज पर, जिसमें कोल उनके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन रहता है, जिसको यूज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करें। इंडिया इज टेकिंग वास्ट अप्रोच, जिससे वो अपनी जो एनर्जी प्रोडक्शन की डिमांड भी फुलफिल कर पाए, यानी एनर्जी की जो डिमांड है साथ में पूरी तरह से मतलब मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं सोलर की तरफ। नाउ बीइंग सेड दैट कि ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में ये प्रॉब्लम है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज्यादा कोल बर्न होता है, तो डायरेक्ट कार्बन का डिसिपेशन होना, एंड नॉट ओनली दैट, फिर उसका ट्रांसफर होना भी, क्योंकि ट्रांसफर होने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जाता है तो पहले उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उससे काफी ज्यादा उसकी वोल्टेज बढ़ाई जाती है, एंड देन उसके बाद फिर जहां भी यूज होता है वहां पे वो घटाई जाती है। आप ऐसा समझ लो कि आपने जब अपने घर में एनर्जी यूज करते होगे तो अलग अलग कैटेगराइजेशन देखा होगा, जैसे 33,000 वाली लाइन, फिर 11,000 वाली लाइन, फिर उसके बाद नॉर्मल लाइन जो आपके मतलब घरों में बिजली आती है वो काफी ज्यादा फिर उसके बाद घट के आती है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करके, और इसकी वजह से भी काफी ज्यादा यही मतलब प्रेफर्ड ऑप्शन है। इसका एक और सॉल्यूशन है विच इज टू कॉस्टली, जो आज की डेट में यूज नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज क्रायोजेनिक केबल्स को अगर यूज किया जाए बाय मींस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। क्योंकि सुपर कंडक्टर्स की क्वालिटी होती है कि जब भी उन्हें अगर उन्हें क्रायोजेनिक लेवल पे यानी बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे ले जाया जाए तो उस केस में उनमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, एंड इस वजह से जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है तो उनसे हीट डिसिपेट होना भी बंद हो जाती है। अगर ऐसी केबल यानी क्रायोजेनिक केबल्स का अगर यूज हो पाए तो ये भविष्य में ये प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। बट क्रायोजेनिक जो केबल्स हैं उनकी मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, एंड वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड होती हैं। तो इस वजह से मतलब डेवलपिंग कंट्री तो हाल फिलहाल छोड़ो, अगले 20 साल में भी क्रायोजेनिक केबल्स को यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। सो दैट इज द टेक्निकल पार्ट। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये एक्चुअली कर रहा है कई फ्रंट्स पे इस पे काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप इजीली मतलब जो डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस है इसके वो यूज कर सकते हो। इसकी जो डिजाइन चेन है यानी जो एनर्जी वेब चेन, स्पेसिफिकली डिजाइन ब्लॉकचेन जो एनर्जी सेक्टर को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए डिजाइन की गई है। एंड इतना ही नहीं, मतलब उसमें ये भी मतलब ख्याल रखा गया है कि जैसे नॉट ओनली प्रोड्यूसर्स नॉट ओनली ट्रेडर्स सबको किस तरह से एक इफेक्टिव वे में कनेक्ट किया जाए जिसकी वजह से मतलब ऑप्टिमम तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर और कंजप्शन हो, जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशन है उसको एक्सट्रीम लेवल पे रिड्यूस किया जा सके। अब थोड़ा सा जाते हैं इनके सोशल मीडिया हैंडल की तरफ। अगर वहां पे देखोगे तो इनके जो रिसेंट अनाउंसमेंट दैट इज क्वाइट पॉजिटिव कि इनकी जो पार्टनरशिप हुई है हाइपरलेजर के साथ। हाइपरलेजर ऑलरेडी इस चीज पे वर्क कर रहा है, बट वो काइंड ऑफ लाइक प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज कर रहा है, एंड ये जिस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं वो क्वाइट स्केलेबल है, एंड साथ में उस ब्लॉकचेन का जो कंसेंसस दैट इज प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के केस में आपको पता होगा कि उसमें सेलेक्ट किया जाता है यानी केवाईसी होता है, प्रॉपर डिजाइन किया जाता है, यानी सेलेक्टेड पर्सन ही जो ब्लॉकचेन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। एंड इससे एक्चुअली क्या होता है, ट्रस्ट भी मेंटेन रहता है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब स्पैम एक्टिविटी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखने वाली ये है क्योंकि इनकी सक्सेस डिपेंड करती है जितने ज्यादा बड़े बड़े लेवल के प्रोजेक्ट, चाहे एविएशन इंडस्ट्री है, चाहे जैसे उनकी पार्टनरशिप भी हुई है, बड़े बड़े जो ग्रिड ऑपरेटर्स हैं वो सब इनके साथ अगर इंटीग्रेट हो जाए मतलब इन फ्यूचर में जितने बड़े लेवल पे होंगे इवन कंट्री लेवल पे, उतना ही ज्यादा इनका जो प्रोजेक्ट है वो मैसिव लेवल पे स्केल कर पाएगा और सक्सेसफुल हो पाएगा। एंड उसके लिए वो रैंडम जो भी मतलब कंसेंसस होते हैं उन पर बिलीव नहीं करेंगे, एंड उन पे उनको एक लाइन में लाना यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना डिफिकल्ट होगा। बिकॉज हम आए दिन देखते हैं कि बहुत सारे ब्रिजेस हैक हो जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो कंप्रोमाइज हो जाती हैं, जिनके सर्टेन कंसेंसस, सारे कंसेंसस नहीं लेकिन सर्टेन कंसेंसस उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। किसी के नोड ऑपरेटर कम है, नोड ऑपरेटर, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन्होंने इस चीज को पहले ही फिल्टर आउट कर दिया बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। ना इनके अगर प्रोडक्ट देखोगे तो कई सारे प्रोडक्ट हैं। पहले तो इन्होंने डिजाइन किया एनर्जी वेब, एंड दूसरा है फिर एनर्जी वेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग एवरीथिंग लाइक नॉट ओनली कंज्यूमर इवन कंज्यूमर मतलब से लेके प्रोड्यूसर एवरीवन। अगर आपको कैटेगराइज करके देखना है कौन कौन इससे बेनिफिट जिसको हो सकता है, इंडस्ट्री लेवल पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। प्रोड्यूसर जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ट्रेडर्स, क्लीन एनर्जी बायर्स, इवन यहाँ पे एक और मतलब चीज ध्यान में रखी है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो भी अपनी जो मतलब ब्लॉकचेन नेमिंग को यूज करके
वो भी मतलब आइडेंटिफाई हो सकता है। नॉट ओनली दोज पर्सन, इवन जो प्रोड्यूसर्स भी हैं वो भी उस पर अपने एक यूनिक का आइडेंटिटी ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर मतलब ये मतलब जो बायर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटाइज कर पाए ऐसे मतलब प्रोड्यूसर्स को जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इस तरह के सोर्सेज जो बन के आ रही है उसको प्रायोरिटाइज कर पाए ओवर द अदर हार्मफुल जो भी प्रोडक्शन के मेथड्स हैं उसके कंपेरिजन में। इवन हाइड्रो एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट मतलब इको फ्रेंडली। नाउ इश्यूइंग बॉडीज एंड ईवी जो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनसे जुड़ी हुई जो मतलब सर्विस है वो भी आप इसकी यूज कर सकते हो। एंड यू कैन चार्ज, इन्होंने मेंशन किया, इनेबल 100% रिन्यूएबल ईवी चार्जिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर इनका करंट स्टेटस देखा जाए 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड हो चुके हैं, 25 से ज्यादा कंट्री में है, एंड 100 से ज्यादा इनके ऑलरेडी पार्टनर हो चुके हैं, विच इज क्वाइट पॉजिटिव एंड क्वाइट गुड फॉर ए प्रोजेक्ट लाइक दिस। अगर इनका एक्सप्लोर ओपन करके देखो, जो इनका खुद का एक्सप्लोरर है, वहां पे आपको बेसिक डिटेल जैसे ब्लॉक प्रोडक्शन का टाइम कितना, 5.1 सेकंड मतलब ब्लॉक प्रोडक्शन में टाइम जा रहा है, टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही है, टोटल ब्लॉक कितने प्रोड्यूस हो सके, टोटल वॉलेट एड्रेसेस कितने हैं, एंड ऑल दैट ना। अब ये एक और अनाउंसमेंट है, जब इनका ब्रिज ओपन करोगे तो वहां पे नोटिस मतलब जो इन्फॉर्मेशन पॉपअप हो रही है, इन्होंने रिसेंटली मेंशन किया, अगर आपने इथेरियम की जो चेन है उस पर इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, अगर आपने टोकन को वहां पे मतलब होल्ड कर रखा है तो आप नेटिव मतलब टोकन में स्विच कर लो, ब्रिज को यूज करके नेटिव टोकन ले लो और उसको मतलब अपना चेंज कर लो, क्योंकि जल्दी उसको डिकमीशन कर देंगे, यानी जो उन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड किया उसको वो हटा देंगे। एंड उसके लिए 2 ब्रिज भी इन्होंने मेंशन किए, एनर्जी वेब का जो ऑफिशियल ब्रिज है उसको यूज कर सकते हो, एंड अलायंस ब्लॉक ब्रिज को भी यूज करके आप इजीली अपने जो इथेरियम वाले मतलब टोकन है उसको स्विच कर सकते हो नेटिव टोकन पे। इसीलिए जब इथेरियम की चेन पे देखोगे तो इसका कुछ फिर कोई मतलब ही नहीं, जब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि इसको अब आगे रखेंगे ही नहीं, तो इस पे अब अभी देखो करंट में 1.5 मिलियन करंट में यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, बट लेटर ऑन इट विल बी स्विच्ड बैक टू द नेटिव चेन, सो इसके लिए हमें कंसिडरेट होने की भी जरूरत नहीं है। अब इनकी पार्टनरशिप हाइपर जो लेजर है उसके फाउंडेशन के साथ हुई है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। नॉट ओनली दैट, अगर इनकी पार्टनरशिप और भी देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे है, लाइक दैट इन्होंने जो अपने आरपीसी अवेलेबल करा दिए अमेजन वेब सर्विस पे, दैट इज नॉट मच मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता बहुत बड़ा लेवल का, क्योंकि अमेजन सर्विस मतलब जो वेब सर्विस है दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, तो वहां पे उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है। तो अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनरशिप इज आरएमआई के साथ जो पार्टनरशिप हुई है एविएशन इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए, एंड जापान की जो इलेक्ट्रिक पावर एक्सचेंज JEPX है उसके साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई है, ताकि वो जो एनर्जी का जो होल स्ट्रक्चर उसको रिवोल्यूशनाइज कर पाए। एंड दे आर वर्किंग ऑन सेवरल अदर फ्रंट ऑल्सो, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया 100+ पार्टनर है, तो फंडामेंटली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब थोड़ा सा आते हैं टोकनोमिक्स पार्ट पे। टोकनोमिक्स में देखोगे इन्होंने जो एलोकेशन रखा है, मोस्ट ऑफ द एलोकेशन पहले तो ऐसा समझ लो कि टोकन मतलब जब 2020 से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, सिर्फ यही नहीं है, बाकी और भी थे, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है सर्वाइव बिकॉज फंडामेंटली काफी बेटर कंडीशन में। तो अगर आप बाकी सारी कैटेगरी में देखोगे तो मैक्सिमम एक में देखोगे जैसे फाउंडर के टोकन से जिस पर 24 मंथ का लॉकअप पीरियड रखा है, एंड उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। तो 24 मंथ का लॉकअप पीरियड अब ओवर हो चुका है, क्योंकि अगर इनका टोकन जनरेशन इवेंट देखोगे तो नियरली अप्रैल के महीने में 2020 में हुआ था, तो अप्रैल 2022 को ये सर्कुलेशन में आ चुके होंगे। एंड उसके बाद के जितने भी देखोगे लगभग सब में किसी में 6 महीने का, किसी में 3 महीने का, और इसमें 3 महीने का, तो ये भी सारे सर्कुलेशन में आ चुके होंगे। एक कैटेगरी है दैट इज EWF कम्युनिटी फंड, उसमें जो 37.9 मिलियन सप्लाई इन्होंने रखी है वो होगी लीनियरली रिलीज होगी 10 साल में, यानी आप ऐसा समझ लो 2030 तक ये पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आ पाएगी। अगर मतलब एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि जो सप्लाई है वो ईयरली बेसिस पर अनलॉक होगी, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, या 6 मंथ बेसिस पे, दैट इज नॉट बीइंग सेड। लेकिन अगर आप ईयरली देखोगे कितना पोर्शन बनेगा, 3.79 मिलियन हर साल इसमें से सर्कुलेशन में आएंगे, एंड दैट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। इसका अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो रफली इट विल बी 3.79% फ्रॉम नाउ, क्योंकि मेजरली जो इसकी वजह से था वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है अप्रैल 2022 में, तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेनी है। अब बचा है ये वाला जहां से सर्कुलेशन में आएगा। आप ऐसा समझ लो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, एंड अपने आप में मतलब काफी यूनिक प्रोजेक्ट है, काफी यूनिक लेवल पे इसकी पार्टनरशिप है। एंड इन्फ्लेशन जो हैवी इन्फ्लेशन हो जाए जिसकी वजह से प्राइस में डायल्यूशन दिखे, ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हैवी इन्फ्लेशन है ही नहीं। 100 मिलियन इसकी जो सप्लाई फिक्स रखी गई है, जितना ज्यादा बड़े लेवल पे यूज होगा, अब इसमें मतलब जितना ज्यादा इसके जो सॉफ्ट मतलब सर्विस है
जितने उसके डीएप्स हैं वो यूज होंगे, उन सब में ट्रांजेक्शन फीस को कवर करने के लिए EWT टोकन की जरूरत पड़ेगी। जैसे इथेरियम के इकोसिस्टम में कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनेगी, उसको मतलब यूज करोगे अगर आप, तो आपको मतलब इथेरियम जो गैस फीस कवर करने के लिए चाहिए। सिमिलरली इसकी जो चेन है, इस पे जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, सबकी गैस फीस कवर करने के लिए आपको EWT टोकन की जरूरत पड़ेगी। ना कम टू द पॉइंट, अब इसके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है। उसका टिपिकल फैक्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों। पहले तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड अगर जिसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखी जाए उसके बेसिस पे तो प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपने आप में काफी यूनिक प्रोजेक्ट है, इसके पीयर में बहुत कम प्रोजेक्ट है, और मतलब जो है भी इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, इतने बड़े लेवल पर स्टेब्लिश नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा लीडिंग पोजीशन में, तो इस वजह से हम एक जो पीयर के कंपेरिजन देख लेते थे कि मतलब जो पीयर के प्रोजेक्ट उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, वो चीज कंसीडर नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरा, किस लेवल पे इसका मतलब यूटिलाइजेशन होगा। इवन जैसे अब जापान ने कंट्री लेवल पर उसका यूज करना शुरू कर दिया, और भी ज्यादा मेजर कंट्रीज अगर कंट्री लेवल पे इसका यूज करना शुरू कर देंगे, तो दैट इज मतलब आप कह सकते हो अनटैप्ड पोटेंशियल है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और बहुत ही कम प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉकचेन पावर्ड जो उसमें वर्क कर रहे हैं, एंड ये लीड पोजीशन पे। तो कह सकते हैं प्राइस प्रेडिक्शन को आप 100% ट्रू कंसीडर नहीं कर सकते। ये प्राइस प्रेडिक्शन सिर्फ इस बेसिस पे बेस्ड है कि पास्ट में इसकी मतलब ट्रेजेक्टरी कैसी रही है, आगे सप्लाई कितनी होगी, उस हिसाब से देखा जाए तो कितनी मार्केट कैप इसके लिए फीजिबल दिखती है। ओनली दैट, बट यू कैन नॉट काउंट इट एज 100% ट्रू। सो अगर देखा जाए तो पहले पिछले बुल रन में इसने $600 मिलियन की मार्केट कैप अचीव की 2021 में, एंड अब अगर करंट में देखा जाए तो इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दैट इज नियर टू 45.14 मिलियन। एंड अगर एक साल बाद या 1.5 साल बाद देखोगे तो अगर मतलब और भी सप्लाई सर्कुलेशन में आई 3.79 मिलियन हर साल सर्कुलेशन में आएंगे एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, जिसको मैंने अभी आपको पॉइंट आउट करके दिखाया है। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम इवन 5 मिलियन और कंसीडर कर लें सर्कुलेशन में, 50 मिलियन के हिसाब से भी अगर देखें तो इसके लिए 2 to 4 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप फिजिबल दिख रही है अगले बुल रन तक। और अगर ऐसा होता है तो ये 40 to 80 डॉलर के आसपास ट्रेड करेगा, विच इज रफली 11 to 20x फ्रॉम हियर, यानी 11 से 22 गुना करने का इसमें पोटेंशियल रहेगा। 11 to 22x का पोटेंशियल यहाँ से रहेगा, लेकिन यू कैन नॉट काउंट इट एट 100% ट्रू, बिकॉज इसमें जो फैक्टर है, वेरिएबल है, वो बहुत कम है कंपेयर टू जो हम अदर टोकन्स को जब एनालाइज करते हैं उसमें हमारे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं, एंड उनको कंसीडर करके फिर हम देखते हैं, एंड इसमें वेरिएबल बहुत कम है, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।